हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत मजे में टनाटन फर्स्ट क्लास होंगे। देखो भाई, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म एग्जाम तोड़ पर। आज इंडियन पॉलिटी, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही है, इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगा। उसके बाद फर्दर जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर की हैं कि पॉलिटी कैसे आकर डेवलप हुई इंडिया के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, कुछ बैटल्स हुए, है ना, उसके बेसिस पे हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी थी। तो आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने वही देखा था, और कुछ चीज़ें देखेंगे कि प्रीएम्बल कंसिस्ट क्या करता है, प्रीएम्बल के मायने क्या हैं, और प्रीएम्बल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल के बेसिस पर हम कोई केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, और कौन कौन से पार्ट किस कंट्री से लिए गए हैं, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ ज़रूर आएंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी तरीके की, नीचे कमेंट करो, ज़रूर जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, हमने देखो बात तो काफ़ी सारी कर ली थी, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, और हमने कुछ बातें की थी रिलेटेड टू कुछ बैटल्स, है ना, और क्या क्या चीज़ें हुई थी, शेड्यूल्स वगैरह कैसे बने, ओरिजिनली क्या चीज़ें थी, बाद में क्या चीज़ें हुई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं अब तक आपने लास्ट लेक्चर में देखी हैं। फ्रेमिंग एक्चुअल में हमने देखा था टोटल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किस तरीके से किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे चलते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हैं, और साथ में सीखते हैं हम प्रीएम्बल होता क्या है। देखो, प्रीएम्बल सबसे ज़्यादा, अगर आप कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर कहीं देखनी है तो उसके प्रीएम्बल को देख लो। प्रीएम्बल जैसे आत्मा है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा है, इंडियन पॉलिटी की आत्मा है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन शरीर है लेकिन आत्मा आपका प्रीएम्बल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार, सपोज करो कि हमारे पास कोई बुक है, हम पढ़ते हैं कोई भी बुक, है ना। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके स्टार्टिंग में कुछ पेजेस होते हैं जिन पर कुछ लिखा होता है, और एक पेज वहीं आता है जिस पर लिखा होता है प्रीफेस, है ना। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये किसके बारे में है, ये बुक क्या कंटेंट है, किस बेसिस पर लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें फॉलोअप की गई हैं, इसके क्या क्या मायने हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रीफेस के अंदर होती हैं। तो जो हमारा प्रीएम्बल होता है वो भी एक तरीके का प्रीफेस होता है। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस तो हो गया, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं वो देख लो। देखो, प्रीएम्बल एक तरीके का प्रीफेस मैंने बताया, या इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने बताया ना कि चीज़ें क्या क्या हैं उसके अंदर, क्या क्या होंगी, क्या क्या उसके मायने हैं, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई, तो ये सारी चीज़ें प्रीएम्बल शो करता है। प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल को हम कहते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल के ऊपर ही इसका इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भैया हैं वो किस पर बने हैं, वो हमारी प्रीएम्बल भाभी पर बने हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट जो है वो प्रीएम्बल है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। भैया भाभी का रिश्ता देख लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि जिसके अंदर एक टारगेट था, जिसके अंदर एक एम था, जिसको उन्होंने सेट किया कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो चीज़ें उन्होंने लिख दी। अब वो चीज़ें जो लिख दी वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही थी आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को, कि आगे आकर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। तो उसी तरीके से इस चीज़ को जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए, ठीक है, और जिससे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने पास कर दिया, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अल्टीमेटली प्रीएम्बल बना दिया गया। तो चीज़ देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी एक टारगेट था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें रखेंगे, इन चीज़ों पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होंगी। हमारे आसपास जो भी हैं, यानी कि कानून, नियम, सब कुछ जो भी चीज़ें हम कवर अप कर रहे हैं अपने संविधान के अंदर, वो चीज़ें तो होंगी, लेकिन प्रीएम्बल उसका एक प्रीफेस होगा, कि प्रीएम्बल ही डिस्क्राइब कर देगा कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या करने वाले हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सिखाता है।
तो यानी कि एक तरीके की हमारी आत्मा हमारे शरीर को जो सिखाएगी वही तो हमारा शरीर करेगा। तो उसी तरीके से प्रियम्बल आत्मा है किसकी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारतीय संविधान है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो प्रियम्बल था उसके अंदर 4 वर्ड्स ऐड किए गए 1976 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मीन्स उसके अंदर कुछ चेंज आया या उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ, यानी किसी भी तरीके का उसके अंदर कोई भी उसके डायमेंशंस में चेंज हो रहा है, यानी कि किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट। और 42वीं बार जब अमेंडमेंट किया गया तो उसके अंदर 4 वर्ड ऐड कर दिए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड ऐड किया गया था। सोशलिस्ट यानी कि हम सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सेक्युलर यानी कि हर धर्म की हम बराबर इज्जत करेंगे, उसको बराबर हम सम्मान देंगे, यूनिटी यानी कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी यानी कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भाईचारा और विदेश के लोगों के साथ भी भाईचारा बनाने की पूरी कोशिश हम करते रहेंगे। अब पाकिस्तान जैसा नालायक कोई मिल जाए पड़ोसी तो उससे तो फिर भैया इंटीग्रिटी की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा दुश्मन है जो बम फेंक देगा, फिर बोलेगा आओ भाई, सेम एस चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसने घुसकर हमारे देश में कर दी धाई धाई। ठीक है, तो प्रियम्बल, अच्छा इसकी एक खास बात है, प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये वर्ड जोड़े गए, ये प्रीफेस हो गया। प्रियम्बल डिसाइड करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। इस चीज़ पर अगर आपको डिटेल्ड डिस्कशन देखना है तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है यूपीएससी ऑन हैंड्स, जो कि कोर्स उसकी कुछ वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे चैनल शैडो ऑफ सक्सेस पर। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने प्रियम्बल वगैरह को समझाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे क्लियरली हमने क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में ये सारे वर्ड हैं। अब किसी ने बोला कि आप गए, आप हिंदू हो, आप मस्जिद में जाना चाहते थे, नहीं गए, नहीं जा पाए, और उन्होंने आपके धर्म को गाली दे दी। अब आपने बोला कि भाई इसने मेरे धर्म को गाली दे दी, अब मैं इस पर कोर्ट केस कर दूंगा, और मेरे प्रियम्बल में तो बोला गया है कि हम सेक्युलर हैं तो हमारे धर्म की भी इज्जत होनी चाहिए, किसी दूसरे धर्म की इज्जत ज़्यादा नहीं हो सकती, हमारे बराबर ही होगी, या हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। आप पहुँच गए कोर्ट में आपने बोला भैया देखो प्रियम्बल में दिया है कि सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलर है ही नहीं। अब यहाँ पे बात हमारी गड़बड़ हो गई, भाई हाँ प्रियम्बल में तो ये बोला गया है। तो खैर इस चीज़ का भी एक कानून है कि हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ना ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप प्रियम्बल के बेसिस पे कोई केस लड़ोगे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। प्रियम्बल एक प्रीफेस होता है, सिर्फ एक प्रीफेस होता है जो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस बारे में है भाई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मम्मी पापा हैं यहाँ पर, बस वो ये बताएंगे कि हमारा बेटा क्या करता है, कैसा है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक नॉट फोर्सेबल है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि इन्फोर्सिबल है, इन्फोर्सिबल का मतलब है कि ये यहाँ पर हम इसके बेसिस पर कोई केस नहीं लड़ सकते, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अब किसी ने आपसे लड़ाई कर ली तो आप उसके बेस पर पहुँच जाओ, या सोसाइटी में आपको निकाल दिया तो आप प्रियम्बल के बेस पर नहीं पहुँच सकते हो, किसी दूसरे लॉ के बेस पर पहुँच सकते हो। ये नहीं बोल सकते प्रियम्बल में ये दिया है तो हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बच्चे बाड़ी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है। तो देखो मैंने आपको अभी एक बात बोली थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या फेडरल है, फेडरल है या फिर यूनिटरी है। इसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है या कुछ और ही है। जैसे हमारा भारत देश अलग है, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ अलग नहीं है सबसे। तो ये चीज़ का जवाब आप मुझे कहाँ दोगे, नीचे कॉमेंट बॉक्स में दोगे। अब देखो यूके, अब यूनाइटेड किंगडम से हमने कौन कौन सी चीज़ें फीचर्स जो है हमने लिए, हमने एक नॉमिनल हेड लिया। जैसे कि यूके क्या है, वहाँ पे एक मोनार्की है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राजा होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो राजा है वो लाइक क्वीन है, या अब प्रेसिडेंट उसे बोला जाता है, पहले क्वीन वगैरह होते थे। तो प्रेसिडेंट वगैरह अब तो है नहीं वहाँ पे, अब सॉरी अब क्वीन वगैरह तो है नहीं, प्रेसिडेंट है। तो जो नॉमिनल हेड होता है, देखो यहाँ पे बात ध्यान से सुना, नॉमिनल हेड है ये, जिसे नॉमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, ये नॉमिनल हेड है।
ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट का जो फीचर है वो हमने यूके से लिया। अब कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जब यूके के अंदर होता था तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा क्या उनके मंत्रीगण होते थे, उनकी एक मिनिस्ट्री होती थी जिसमें सारी चीज़ें बटी हुई होती थी और वो अपना अपना काम करते थे। तो सिमिलरली उन्होंने कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ से लिए, जैसे कि आज की हमारी कैबिनेट वगैरह है जिसमें गृह मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और डिफेंस मिनिस्टर, और हेल्थ मिनिस्ट्री, या रेलवे मिनिस्ट्री, या रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। तो ये सारे क्या है, ये कैबिनेट के सिस्टम्स हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के वहाँ पर मिनिस्टर्स आकर बैठते हैं और उनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। अब यहीं से पोस्ट ऑफ पीएम यहाँ पे एक निकल के आई। हम अगर हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि यार पोस्ट ऑफ पीएम तो बहुत पहले से ही निकाल दी गई थी, मुगल के काल से ही पोस्ट ऑफ पीएम वहाँ पे निकाल दी गई थी, ठीक है। जैसे वज़ीर बोला जाता था, क्या बोला जाता था, वज़ीर। आज भी आप सुनते होंगे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बोलते हैं। तो वज़ीर जो होता था, कभी सुनना वज़ीर, वो उस टाइम का पीएम हुआ करता था। जो आज हम पीएम हैं उस टाइम का वो पीएम होता था। आज के जो नरेंद्र मोदी हैं वो उस टाइम पे उन्हें वज़ीर बोला जाता था, ठीक है। तो इसके बाद एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें एक पार्लियामेंट होगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 हाउसेज वहाँ पे कंसिस्ट करेंगे, 2 हाउसेज और प्रेसिडेंट कंसिस्ट करेंगे। बाई कैमरल पार्लियामेंट होगा, ठीक है, बाई कैमरल होगा, राज्यसभा, लोकसभा, और इसमें अपोजिशन वाले लोग भी होंगे, मतलब सारी चीज़ें होंगी उस पार्लियामेंट के अंदर। बाकी जब हम पार्लियामेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में से समझाएंगे बाई कैमरल क्या है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो कि लोअर हाउस के लिए रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। लोकसभा में एक स्पीकर होगा जो आपने देखा होगा, जैसे ओम बिरला जी हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जिसकी पावर्स वगैरह आपसे पूछ ली जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये भी हम सीखेंगे। एक बहुत खास बात कि सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई। अब ये सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? अब हम बोलते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप यहाँ के रेजिडेंट हो, क्या हो, रेजिडेंट हो, यहाँ के सिटीजन नहीं हो आप। सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं बोल सकते आप रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बोलोगे। ये बात बहुत ध्यान से सुनना और लोगों को भी बताना कि आप किसी भी स्टेट में हो वहाँ के आप रेजिडेंट होते हो, किसी भी गांव के हो वहाँ के आप रेजिडेंट होते हो, वहाँ के सिटीजन नहीं होते हो। सिटीजन कहाँ के हो आप? इंडिया के सिटीजन हो, वहाँ के इंडिया के सिटीजन हो, चीज़ें समझ रहे हो, इंडिया के सिटीजन हो। इंडिया के सिटीजन का क्या मतलब है? अब सिटीजनशिप जो होती है वो सिंगल होती है, यानी कि आप सिर्फ भारत के सिटीजन हो, आप उत्तर प्रदेश के सिटीजन नहीं हो। अगर हम बात करें कि हम विदेश में चले जाएं तो क्या हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी? तो भाई देखो, विदेश, सपोज करो आप यूएस चले गए और वहाँ आपने सारे लीगल फॉर्म्स फॉलो अप कर लिए और वहाँ के आप बन गए सिटीजन, यानी कि आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली है। अब यहाँ तो डबल सिटीजनशिप है, वो चल जाता है, मल्टी सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक सिटीजनशिप ले ली है, यहाँ के आप सिटीजन बन चुके हो। अब आप इंडिया में कहोगे भाई मैं यहाँ का भी सिटीजन हूँ, यहाँ की चीज़ों का भी यूज़ करूँगा, ना भैया। अगर आप इस देश के सिटीजन बन चुके तो इंडिया से आपकी परमानेंट सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आपको हाँ एनआरआई मान लिया जाएगा कि आप नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में नहीं रहते हो लेकिन वो इंडिया के ओरिजिन से, आपको एनआरआई या ओवरसीज़ कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप इंडिया के सिटीजन, कंप्लीट सिटीजन नहीं माने जाओगे, आपको सिटीजन कहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि आप या तो इंडिया में ही सिटीजनशिप अपनी फॉलो अप कर सकते हो, या फिर आप जो भी अगर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप आपने ले ली है तो उस कंट्री की सिटीजनशिप को भी आप वहाँ की ही सिटीजनशिप लोगे, इंडिया की सिटीजनशिप वापस नहीं ले सकते हो। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो उस कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी होगी, फिर इंडिया का जो लीगल प्रोसेस है उसे आपको फॉलो अप करना होगा। अब सिटीजनशिप का जब हम चैप्टर समझेंगे तो जब देखेंगे कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे चली जाती है, क्या क्या उसके वे होते हैं पता करने के, और कैसे हमें सिटीजनशिप मिलती है। किसी भी पर्सन जो बाहर के आके रहने लग जाते हैं उन्हें किस तरीके से यहाँ पे सिटीजनशिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि यूएस से हमने क्या लिया। देखो, यूएस एक फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम है वहाँ की पॉलिटी का, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में भी फेडरल सिस्टम होता है, बाकी आप बताओगे कि क्या है एक्चुअल में। हमारा जो कंट्री है, हमारा इंडिया, वो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है या यूनिटरी सिस्टम फॉलो करता है? तो देखो, यूएस के अंदर आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमारे इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। हालांकि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, वो अनरिटन है, ओरल है। इसका मतलब यहाँ पे जब भी कोई है प्रेसिडेंट चेंज कर देता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या एग्जीक्यूटिव हेड है? एग्जीक्यूटिव का मतलब जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, एग्जीक्यूशन करवा रहा है, उसका हेड है। यानी कि सारे बिल जो फाड़े जाएंगे इसी के नाम पे फाड़े जाएंगे, किसी और काम पीएम कर रहा है,
है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है इस गवर्नमेंट का, काम वो पीएम कर रहा है, उसके मंत्री कर रहे हैं, लेकिन या तो गवर्नर या आपका प्रेसिडेंट के नाम पर ही बिल फाड़ा जाता है, यानी कि उनके बिहाफ पर ही ये काम किए जाते हैं। और ये सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ कि हमारा सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म्ड फोर्सेस का। इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई मेडल वगैरह दिया जाता है या कोई भी ऐसा ऑक्शन होता है या कोई भी ऐसा कोई फंक्शन होता है मिलिट्री का, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और प्रेसिडेंट ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कमांडर है, यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पावर होती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या जिस कंट्री में फेडरल सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस पे कंट्रोल करने का। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो फोर्सेस किसके कंट्रोल में चले जाती हैं, ना ही तो वो पीएम के, ना ही किसी स्टेट के सीएम के कवर में रहती हैं, अंडर में रहती हैं, वो सीधा डायरेक्टली सारी पावर्स पहुंच जाती हैं कहाँ पर, वो पहुंच जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या है, एक सुप्रीम कमांडर है, सबसे ज़्यादा बड़ा कमांडर है किसका, आर्म्ड फोर्सेस का, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या कोस्टल गार्ड्स हो या फिर आपका मिलिट्री हो, ठीक है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, वो राज्यसभा का एक्स ऑफिको चेयरमैन होता है, ठीक है। यानी कि राज्यसभा का एक्स ऑफिको चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये हम बाद में सीखेंगे कि एक्स ऑफिको चेयरमैन क्या होता है, ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने यूएस से लिया। फंडामेंटल राइट्स जिसे हम आज बोलते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसकी बेसिस में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये फीचर लिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, तो हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब भी हम जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अंदर हमारा रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ पे फॉलो अप होता है। यानी कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट हमें कहाँ से देखने को मिलता है, इसका मतलब एक फीचर कि हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट भी होगा। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ, और वो जो सुप्रीम कोर्ट था वो हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे जब हम बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में कि कौन से यहाँ पे चेंजेस हुए, ठीक है। इसको हम किसी दिन बाद में लेक्चर समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिस्कशन करेंगे तो कैसे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आजकल आप देखते हो कि हमारी कंट्री में जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल प्रोसेस होती है, वो सबसे सेपरेट है। उसमें ना तो पीएम इंटरफेयर कर सकता है, ना प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है, ना सीएम इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई कॉमन मैन इंटरफेयर कर सकता है। यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, हमने देखा ना, सरकार को फटकार लगा दी या फिर प्रेसिडेंट को फटकार लगा दी, तो ये क्या होता है, ये चीज़ें क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, फ्री है, वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जुडिशियल प्रोसेस जो भी हो रही है वो इंडिपेंडेंट है, और ये फीचर हमारा यूएस से लिया गया। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इस फीचर को बोरो अप किया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल प्रोसेस जो है, वो सभी इंडिपेंडेंट होगी, वो न्याय की बात करेगी, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं हम, तो आगे हमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है, एक आती है प्रीएम्बल। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रीएम्बल की बात की गई थी, और उसी प्रीएम्बल को हमने अपने यहाँ भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब यूएसएसआर, जैसे सोवियत संघ जिसे आप बोलते हो, वो पहले उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई, जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हो, जिसमें आपको जैसे आपको फ्लैग का सम्मान करना है और सारी चीज़ें करनी है, उससे रिलेटेड जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो अप करना, वो सारी चीज़ें आपको यूएसएसआर से। और 5 ईयर प्लान जो होते हैं, आपने अगर इको जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, तब सीखेंगे कि 5 ईयर प्लान्स होते हैं, उनके अंदर कोई चेंज हुआ जिससे हम इकोनॉमी में चेंज लेकर आते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली। अच्छा, अब हमारा एक शेड्यूल 7 आता है, जब हम शेड्यूल्स को समझेंगे तब भी हम इस चीज़ को देख लेंगे। तो हमने देखा था कि टोटल हमारे कितने शेड्यूल्स हैं और किस शेड्यूल में क्या आता है, ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और लेक्चर में करेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल पे जब हमें कंकरेंट लिस्ट देखने को मिल गया है, तो हमारा शेड्यूल नंबर 7 आता है, जिसको 3 लिस्ट में आपका बांटा गया है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट का कंट्रोल ज़्यादातर है, स्टेट का इंटरफेयर ज़्यादा है, यूनियन जिसमें स्टेट और सेंटर है उसकी रिलेटेड, और कंकरेंट जो है यूनियन में आपका सिर्फ सेंटर से रिलेटेड, कंकरेंट में दोनों स्टेट प्लस यूनियन की बात की जाती है। उनके अंडर जैसे कि डिवोर्स है, ये मैरिज है,
या और भी कई सारे जो फीचर्स हैं वो जब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे तब आज बस इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देखो, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई हमारी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उसका फीचर लिया गया। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपने देखा होगा कि 1975 में पहली बार हमारे देश में इमरजेंसी, पहली और आखिरी बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो उस दौरान क्या होता है, जब भी इमरजेंसी लगती है किसी भी देश के अंदर, तो जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो उन्हें दिए होते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ आप वहाँ पर बाहर भी नहीं निकल सकते। और आपको अगर पता हो तो इसके अंदर एक राइट टू लाइफ भी आता है, राइट टू डिग्निटी भी आता है। और जब ये राइट टू लाइफ हो या राइट टू डिग्निटी हो, ये राइट भी ख़त्म हो जाता है, तो पुलिस हो या जो गवर्नमेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नमेंट है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। इस केस में आपको जेल में डाल देगी, आपको मार देगी, उसके ऊपर कोई भी सवाल उठाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कि अब आपको जीने का अधिकार भी नहीं बचता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। यही सब हुआ 1975 में। लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, लोगों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई। तो इस वजह से 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अचानक से एक इमरजेंसी लगा दी गई और जिससे सबसे वर्स्ट डिसीजन आज तक का माना जाता है। तो 1975 में आपका यहाँ पर इमरजेंसी लगी। तो जो इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से वो फीचर आपका लिया गया है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यहाँ पर फीचर लिया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कहते हैं ना कि बदलाव ही जीवन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव है। तो साउथ अफ्रीका से एक फीचर लिया गया है कि जब हम अपडेट होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, एरा में आगे बढ़ते हैं, 21वीं सदी, 22वीं सदी, 25वीं सदी, तो क्या हुआ कि जो ह्यूमन है वो खुद को डेवलप कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जब एक प्रोसीजर ही नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, चेंज करने का, तो वहाँ जाकर फिर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला पाएंगे, और जिसकी वजह से जो हमारा कंट्री है वो पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के रेस्ट्रिक्शन की वजह से लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को लिया, इस प्रोसीजर को लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड होता है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। इसके लिए कुछ लीगल प्रोसेस होती है, राज्यसभा लोकसभा में आप ये पास कराते हो, प्रेसिडेंट का वहाँ पर सिग्नेचर लेते हो, और लोगों से आप राय लेते हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारे लीगल प्रोसीजर यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया? सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना और उनके अंदर उस चीज़ का प्लेसिंग होना, यानी कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो सेंटर में हमारा बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं अगर हम बात करें किसी स्टेट को उठा लेते हैं, महाराष्ट्र उठा लो या वेस्ट बंगाल उठा लो, यहाँ पर अलग गवर्नमेंट है, लेकिन सेंटर और स्टेट्स की जो पावर्स होती हैं उनके बीच में एक डिफरेंस होता है। सेंटर पूरे देश को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल कर रही होती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी स्टेट के लिए लिमिटेड होती है, ठीक है। वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से देश में काम चलेगा, ठीक है। तो रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर, यानी कि सेंटर के पास कुछ ज़्यादा ही अच्छी पावर्स हम कह सकते हैं कि पूरे देश को कंट्रोल करने की, जिसमें आपका स्टेट भी आता है, वो भी होती है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है कि आपका सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है तो आप स्टेट पर कुछ भी कर दोगे, नहीं। स्टेट की परमिशन लेके आप कुछ चीज़ें करते हो। अगर स्टेट का बाउंड्री बदलना है, स्टेट की नाम बदलना है, या स्टेट के अंदर कोई चेंज लाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम पूरा एक परमिशन लेते हैं, किससे? गवर्नमेंट से, बाकी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे पढ़ लो शेड्यूल्स के बारे में कि शेड्यूल्स क्या बोलते हैं। तो देखो, फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करता है, यानी कि हमारे देश में जितनी भी लिस्ट में आ रही हैं, यानी कि जो भी स्टेट्स हैं उनके सारे नाम मेंशन्ड होते हैं, और यूनियन टेरिटरी वगैरह जो है उनके नाम मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल ये बोलता है जिसमें आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट के जो नाम होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सेकंड शेड्यूल बोलता है जिसमें आप प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चीफ जजेस की, या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के, या कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जो होता है, उस सब की जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कशन करता है। कौन सा शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, भैया कि ये बताओ
कि सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट किस शेड्यूल में डिस्कशन किया जाता है, तो सेकंड शेड्यूल में इसे डिस्कस किया जाता है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका सैलरी कौन से शेड्यूल में डिस्कस किया जाता है, तो सेकंड शेड्यूल में। तो सेकंड शेड्यूल में कौन कौन आता है, जजेस आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, चीफ जज हो, गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों आते हैं। देखो प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर में आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सेंटर का यानी कि पूरे देश का एक प्रेसिडेंट होता है, स्टेट का एक गवर्नर होता है, ऑलमोस्ट दोनों का काम सेम होता है, कहीं ना कहीं पावर्स में थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है 19-20 का, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर ओथ और अफर्मेशन यानी कि मंत्रियों को ओथ या अफर्मेशन दिलाना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर, तो उसके लिए थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। फोर्थ शेड्यूल आपका बताता है कि हर स्टेट के लिए कितनी सीट्स होंगी। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हमारे चुनाव हुए तो हम वहाँ बोल रहे थे 294 सीट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि किस स्टेट में कितनी सीट्स होंगी, उस चीज़ पर वहाँ पर जितना भी स्टेट है उसके अंदर जो भी सीट है वो सारा मेंशन कहाँ होता है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर होता है। वही फिफ्थ शेड्यूल आता है जिसके अंदर आपके जो शेड्यूल एरियाज या ट्राइब्स एरिया, SC ST जिसे बोलते हो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के लिए या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन्हें दी जाती हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर सिक्स शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें आपको अगर याद करना है तो इसके लिए आप मातम याद कर लो, ठीक है। मातम क्या है, 4 स्टेट्स हैं जिसके बारे में सिक्स शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या प्रोविजन है, जब शेड्यूल समझेंगे तब हम बताएंगे। मातम याद कर सकते हो, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे करके आप 4 आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। मातम से आप याद कर सकते हो, सिक्स शेड्यूल में मातम हो गया, ठीक है। इसके बाद 7 शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था, ये आप पावर और फंक्शन बताता है यूनियन स्टेट्स के। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है जिसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये पूछ लेता है कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन से हैं ये नहीं पूछेगा, कितने सब्जेक्ट्स हैं उसे पूछेगा। तो ये 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट लिस्ट में आपके 62 सब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों का कॉन्करेंट जो यूनियन स्टेट दोनों संभालते हैं उसमें 59 आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा है, 59 है, ओके। आगे बात करते हैं लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। ये कौन से 8th शेड्यूल में आता है। तो हम बोलते हैं ना, आपने यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें ऑप्शनल वगैरह में जो आता है कि आप इन लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आपको मेंशन होंगी। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन है, कौन सी हैं ये आपको ढूंढ कर लिख कर रख लेना है। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी आती हैं, 22 लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद 9th शेड्यूल आता है जिसको आपके फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि 1950 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ कंप्लीटली आपका कॉन्स्टिट्यूशन और 1951 में ही पहला यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया। उसी के अंदर 9th शेड्यूल को ऐड किया और ये 9th शेड्यूल ने बात की कि कंटेन्स एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टैक्स वगैरह है या उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है उन रेलवे इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में बात की गई। किसके अंदर, 51st अमेंडमेंट के अंदर, फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर जो 1951 में हुआ था और उसके अंदर हमारा 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। 10th शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट हुआ था। 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया जो 1985 में हुआ। 51 कब हुआ, 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ, लेकिन 52nd अमेंडमेंट हो चुका था 1985 तक। समझ रहे हो ना कि 1950 से लेकर 1985 तक कितने सारे इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। 11वें शेड्यूल की बात की जाती है 73rd अमेंडमेंट इन 1992 यानी कि 11वें शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट। देखो 11th और 12th शेड्यूल दोनों ही सेम है, एक तरीके से दोनों ही सेम है, दोनों याद करने का आसान सा तरीका है। गांव में पंचायत होती है और जब आप डिस्ट्रिक्ट या शहर में जाते हो वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो दोनों का काम सेम है, बस गांव की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज कहते हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, इसको लाने की बात की थी, ठीक है। तो 1992 में आपका 73rd अमेंडमेंट होता है जिसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड यहाँ पर सिस्टम्स बताए जाते हैं, उसके प्रोविजंस बताए जाते हैं। सेम 12th शेड्यूल भी आपका अगले ही अमेंडमेंट 1992 में 74th अमेंडमेंट हुआ, उसी के अंदर आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो टाइमलाइंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि उनकी टाइमलाइन क्या है। 1956 में सिर्फ 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। आंध्र प्रदेश बनाया गया 1953 में और केरला को 1956 में बनाया गया। 1956 में ही कर्नाटक क्रिएट किया गया। 1960 में बॉम्बे को बाइफर्केट किया गुजरात और महाराष्ट्र में। इसके लिए इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी चली थी। बॉम्बे को जब बाइफर्केट किया गया, गुजराती लोगों को मारा गया, महाराष्ट्रियन लोगों ने, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हिस्ट्री में। लेकिन जो बॉम्बे था 1960 में उसे बाइफर्केट कर दिया, यानी कि 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक का बना गुजरात और एक का बना महाराष्ट्र।
1962 में नागालैंड को बनाया गया एक सेपरेट स्टेट, नागालैंड को सेपरेट स्टेट बना दिया गया। हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब, पंजाब से हरियाणा को बाहर किया गया, और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, हरियाणा भी बाहर निकला 1966 में पंजाब से, और एक चंडीगढ़ भी निकला जिसे यूनियन टेरिटरी वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1970 में क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश की, उसे एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ स्टेट, यानी कि हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी थी पहले, जिसे बाद में स्टेट बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1970 के अंदर बना दिया गया। अब वहीं 1971 में आपका मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, इन्हें स्टेट होल्ड दे दिया गया, इन्हें स्टेट का दर्जा दे दिया गया कि 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, MTM जो है, TMM आप बोल रहे हो या कोई भी किसी भी तरीके से याद कर लो, इन 3 स्टेट्स को स्टेट का जो दर्जा मिला वो 1971 के अंदर मिला। वहीं अगर 1974 की बात की जाए, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था इंडिया का। एसोसिएट यानी कि जो पूरी तरह से कंप्लीट स्टेट नहीं था, उसको एसोसिएट किया जा रहा था इंडिया के दौरान, इंडिया के थ्रू, जिसे सेफ किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन 36 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो सिक्किम को एक फुल फ्लैश्ड स्टेट बना दिया गया इंडिया का। यानी कि क्या था कि यहाँ के राजा को लगा कि दूसरी जो कंट्री है उससे मुझे यहाँ पे खतरा है, तो उन्होंने भारत की मदद ली उसे सेव करने के लिए। बाद में जो हमारे डिप्लोमेट्स वगैरह हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से खेल खेला कि सिक्किम को भी अपना ही कंट्री में मिलाने की बात की गई, और वहाँ के लोगों का वोट आया, उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ रहना है, और सिक्किम के लोग इंडिया का एक पार्ट बन गए। और सिक्किम 1975 के अंदर जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके दौरान यहाँ पर पूरा स्टेट कंप्लीट स्टेट बन गया। तो सिक्किम का थोड़ा सा एरिया आपको पता चला कि सिक्किम क्या था, पहले हमारा कंप्लीट स्टेट नहीं था। 1974 में वो एक एसोसिएट स्टेट बना, जिसमें इंडिया ने उसे सेव करने की मदद की, उसे हेल्प किया। और 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 1975 में जो हुआ, जब इमरजेंसी भी लगी थी हमारे कंट्री के अंदर, उस दौरान यहाँ पर ये इसे कंप्लीट स्टेट बना दिया। 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आए, यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में वो बने। 1987 में गोवा भी एग्जिस्टेंस में आया। गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, जैसे भारत ने उनसे ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद 2000 में वहाँ पे 3 नए स्टेट बने, जैसे आप छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड से बोलते हो, चूँकि उत्तर प्रदेश का कभी हिस्सा हुआ करते थे, संयुक्त राज्य पहले बोला जाता था। 2014 में एक और नया स्टेट आया जिससे आप भली भांति परिचित हो, तेलंगाना, जो कि डिफरेंट अलग किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखो, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले अब इसको डिस्कस करने से पहले कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इससे पहले आर्टिकल 13 तक क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद हम इन सारे आर्टिकल्स के पास हम जाएंगे और इस चीज़ को हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको नोट्स करते चलना। PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एग्ज़ाम तोड़, जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, सुस्त रहिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।